नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसके सर्वे को लेकर जबरदस्त हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस बीच जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली ने आरोप लगाया कि शहर की मौजूदा हालात के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के दौरान एसडीएम मस्जिद से वजू का पानी निकालने पर अड़े हुए थे, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली, फिर भीड़ जमा हो गई। वहीं प्रशासन हालात पर मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। अब तक 2500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। शाही जामा मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया गया है। संभल के एसपी ने कहा है कि और दंगा करने वालों की पहचान भी लगातार की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इस बीच जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली ने आरोप लगाया है कि शहर की मौजूदा हालात के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के दौरान एसडीएम मस्जिद के वजू से पानी निकालने पर अड़े थे, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली और जमा भीड़ बेकाबू हो गई। वहीं प्रशासन हालात पर मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। शाही जामा मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया गया है। संभल के एसपी ने कहा है कि और लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ज्यादा दुखदाई है, दुखद घटना हुई है। ये नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें 4 बच्चे शहीद हुए हैं और हमारे पुलिस के जवान भी चोटिल हुए हैं। ये कतई गलत हुआ है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। मैं तमाम अपने संभल वालों से, तमाम जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से ये अपील करता हूं कि शहर में शांति बनाए रखें। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बेहद तनावपूर्ण होने के बावजूद सियासतदान हालात को काबू करने की बजाय एक दूसरे पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस दंगे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हादसे की न्यायिक जांच होगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर हिंसा का ठीकरा फोड़ा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ये मर्डर है। घटना घटी है, विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई,
प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। जानबूझकर इस तरह की चीजें हो रही हैं। जहाँ तक जानकारी है कि एक बार पहले सर्वे वहाँ हो चुका था, तो दोबारा वहाँ भेजने का कोई औचित्य नहीं था और जानबूझकर ये पूरे प्रदेश के अंदर जो एक नफरत की राजनीति करना चाहती है भाजपा की सरकार, उसको इन्होंने जानबूझकर, कल की जो घटना है पूरी सुनियोजित है और जानबूझकर की गई। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून को तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है। हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है, बहुत से लोग घायल हैं, झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ अत्याचार होगा। मुझे अफसोस है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और ये सलाखों के पीछे जानी चाहिए। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। संभल हिंसा के विरोध में कांग्रेस नेता अजय राय लखनऊ में धरने पर बैठे। वहीं पुलिस उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा ड्रोन से भी उपद्रवियों की तस्वीर निकाली जा रही है। संभल में फिलहाल धारा 163 लागू है। हालात को देखते हुए 1 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि जिला अदालत के आदेश के बाद रविवार को दोबारा संभल की शाही मस्जिद के अंदर सर्वे का काम चल रहा था, लेकिन इस सर्वे के दौरान अचानक भारी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस की टीम पर पथराव शुरू हो गया और वाहनों को आग लगा दी गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संभल हिंसा का मुजरिम कौन है? इतने ईंट और पत्थर कहां से आए? किसके कहने पर इतना लोग एक जगह इकट्ठा हुए जिसने अमन को आग के हवाले कर दिया? न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पंडित राजेश शर्मा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ चंचल कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। चंचल जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। और चंचल जी, चर्चा की शुरुआत भी मैं आप ही से करूंगा। देखिए, बार बार ये पूछा जा रहा है कि दोबारा जाने की क्या जरूरत थी, दोबारा जाने की क्या जरूरत थी, दोबारा जाने की क्या जरूरत थी। सर, आदेश कोर्ट ने दिया था कि सर्वे करवाया जाए। अब प्रशासन एक बार में पूरा कर नहीं पाया था तो दूसरी बार गया, इसमें दिक्कत क्या है? चंचल भाई, अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है शायद।
हाँ, अभिषेक भाई, मैं सबसे पहले तो नमस्कार सभी आपके दर्शकों को, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं चंद पंक्तियां पढ़ देता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस में जहर घोलने का काम कर रही है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, इन भाजपाई फिरका प्रश्नों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और पता है, इंसानी नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। ये समझिए, ये वो लोग हैं जो हमेशा केवल हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी इनके एक कई सारे भड़काऊ नेताओं की टीम है जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसी बाड़ी बोलिए जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी होए। ये इनका एक एजेंडा है। इस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभिषेक भाई, आपने सवाल पूछा कि ऐसी जरूरत क्या पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि जब ये सरकार शासन सत्ता में बैठी हुई है, शासन सत्ता में बैठे हुए जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब जहां मुख्यमंत्री जी आए दिन अपना सीना चौड़ा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस, एक भी दंगा, एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। तो बताओ योगी जी, कैसे दंगा हो गया और 5-5 लोगों की हत्या होती है। और बता रहे हैं कि आपने देखा होगा, ऐसी चर्चा है वहां पर कि पुलिस ने सुनियोजित तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आम जनमानस में उजागर हो रहा था, एक तरफ अडानी स्कैम, दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बट बूट बेल्ट से जो है लोकतंत्र को रौंदने का काम किया, वो चेहरा इनका जो जनता के बीच में आ रहा था, लोग थू कर रहे थे इनके ऊपर। और कुंदरकी को लेकर के एक एक बूथ को लेकर के हमारी समाजवादी पार्टी जो है लगातार इस बात में थी कि भाई किस तरीके से चीटिंग हुई है। चंचल भाई, कुंदरकी करहल से वापस अगर संभल आइए, आपके सांसद महोदय का क्या बयान था, याद है? मैं सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ बात, उसी बात। हाँ, देखिए अभिषेक भाई, थोड़ा समय देंगे, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इन सब सारे मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ने प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से, जैसे बहराइच में दंगा कराया था, आपको याद होगा, बहराइच में विधायक सर्वेश्वर सिंह 8 दिन बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ 9 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराया उन्होंने, और कहा कि जिस तरीके से मर्चरी हाउस की बाउंड्री गिराई गई, तोड़-फोड़ किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई, पिस्टल से फायरिंग की गई, वो सबके बाकायदा नामजद एफआईआर कराए। लेकिन आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस चेहरा, जो मुख्यमंत्री अपने सदाती लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप बताओ विधायक सर्वेश्वर सिंह चंचल भाई, मैं इस सर्वे और संभल पे चर्चा कर रहा हूं, तो इस पे मेरा सवाल ये है कि आपके सांसद महोदय का क्या बयान था? मस्जिद की रक्षा करनी है, मस्जिद को क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा था, मस्जिद को क्या खतरा था कि वो रक्षा करने के लिए पहुंच गए थे? अच्छा, आप एक चीज बताओ, दो। जिस दिन, पहली बात तो आपने देखा होगा, शायद मैं जिक्र भी कोड भी कर दे रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े पत्रकार रजत शर्मा, एक बड़े एंकर हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से बीजेपी के द्वारा रिट दाखिल करा करके और एक पक्षी फैसला किया गया, एक दूसरे पक्ष की सुनवाई तक नहीं हुई, दूसरे पक्ष को सुना तक नहीं गया, और ये आज माननीय न्यायालय ने फैसला देता है कि 7 दिन के अंदर सर्वे होगा, और आज ही रात में सर्वे कराया जा रहा है। आप बताओ, ये मजाक नहीं तो और क्या है, ये सुनियोजित नहीं तो और क्या है। ये जनता सब कुछ जान चुकी है, और मैं बता दूं, आप विश्वास करिए, इन भाजपाइयों का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जवाब मिल गया, ठीक है। त्रिपाठी जी, आप लोग तो अब धरने पर बैठ गए हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी दोबारा जाने की। भाई, वो तो प्रशासन डिसाइड करेगा ना कि एक बार में सर्वे नहीं हो पाया, दोबारा जा रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, इसमें भी दिक्कत। देखिए अभिषेक जी, प्रशासन डिसाइड करेगा, लेकिन प्रशासन क्या डिसाइड करता है? एक से एक घटनाएं इस उत्तर प्रदेश में होती हैं और प्रशासन मौन रहता है। बनारस की गलियों में पुलिस वाले पीटे जाते हैं, पुलिस वाले की एफआईआर दर्ज नहीं होती, दारोगा की एफआईआर दर्ज नहीं होती, पुलिस इतना सुस्त है। और जैसे ही न्यायालय का एक आदेश आता है, न्यायालय के आदेश आने के घंटे भर बाद रात में सर्वे के लिए पहुंच जाते हैं। क्या पुलिस वाले प्रो नहीं काम कर रहे हैं? क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं लग रहा है? जब न्यायालय कहता है 1 सप्ताह के अंदर, तो अगले दिन हो सकता था।
लोगों को सूचना दे के हो सकती थी, लेकिन किसी को सूचना नहीं देनी है। तो ये अराजकता का माहौल खुद जब पुलिस पैदा करने लग जाए तो आप क्या सोचते हैं, क्या यही रामराज्य है? सूचना नहीं थी। अरे मैं ये कह रहा हूं कि लोकल लोगों को सूचना देने की आवश्यकता है और दोनों पक्षों को साथ लेके ये करने की आवश्यकता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है तो धार्मिक नारे भी लगाए जाते हैं। उन लोगों को नारे की इजाजत कौन देता है? जब ऐसे नारे लगेंगे और एक धर्म विशेष, और आप एक बात कह रहे हैं, मंदिर या मस्जिद कोई भी किसी समुदाय विशेष के आस्था का केंद्र होता है, तो उसके ऊपर जब पुलिस प्रशासन इस तरीके से आक्रामक स्थिति में जाएगा तो स्थिति खराब होगी। सवाल ये है कि जहां एक तरफ योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अब पुलिस एकदम से ये फरमान मान के चल रही है कि योगी साहब तो हमारे ऊपर कुछ करेंगे नहीं। किस तरीके से उपचुनाव में एक दारोगा महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान देता है, किस तरीके से पुलिस वाले वोटर आईडी और सबकी आईडी चेक करके लोगों को भगा रहे हैं, वोट नहीं देने दे रहे हैं। इन सभी मुद्दों को भटकाना है। लेट मी कंप्लीट। अडानी अमेरिका में उसके खिलाफ वारंट इशू होता है, उस मुद्दे को कैसे डिरेल किया जाए, क्योंकि अडानी जो है वो भाजपाइयों का फूफा है। फूफा की जांच नहीं होनी चाहिए। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन ये सरकार जांच कराने से भाग रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि क्या अडानी देश से बड़ा है? देखिए क्या उनके इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत से आप भी प्लीज इसको कंप्लीट करने दीजिए, मैं वही आ रहा हूं। अडानी पे अशोक गहलोत ने रेड कारपेट बिछाया था, मैं आपके भूपेश बघेल ने रेड कारपेट बिछाया था। इसीलिए टॉपिक पे आइए ना, संभल वाले मामले पे आइए। मैं एकदम टॉपिक, आपने जो कि रेड कारपेट बोल दिया तो हम कह तो रहे हैं कि अडानी फूफा की जांच करा दो। जिसने भी कमीशन खोरी की है, जिसने भी कमीशन लिया, सबको जेल में डालो। लेकिन यहाँ मामला यह है कि अडानी का गर्दन फंसा नहीं कि भक्तों के पप्पा जेल में चले जाएंगे। सवाल बड़ा ये है कि संभल में जो हो रहा है या बहराइच में जो हुआ, वो प्रदेश के माहौल को खराब करने वाला था। समझने की जरूरत है माहौल को जब कोर्ट का आदेश आता है, खुद खराब करना चाहे तो देश की जय और प्रदेश की जनता क्या करे? ठीक है, कोर्ट का आदेश आता है। नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ गए, विधायक हैं बीजेपी के। नंदकिशोर गुर्जर जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए त्रिपाठी जी, इसमें है कि कोर्ट का आदेश था कि 7 दिनों के अंदर हो, अब वो पहले मिनट में हो या आखिरी मिनट में हो, ये प्रशासन डिसाइड करेगा। दूसरी बात, मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म करना था, मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म किया गया और मस्जिद कमेटी के लोग थे सर्वे के वक्त, जो पहला दिन हुआ था। फिर दूसरे दिन भी थे, लेकिन दूसरे दिन अचानक से लोग कैसे इतने इकट्ठा हो गए, सवाल ये भी है। नंदकिशोर जी, सवाल यही है कि अचानक इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए? प्रशासन की चूक नहीं है? देखिए, प्रशासन की चूक मैं बोल चुका हूं पहले भी, कहीं दूसरी जगह कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की कहीं दिक्कत रही जरूर है, लेकिन सही बात यह है माननीय न्यायालय का अगर आदेश है उसका पालन नहीं करेंगे तो भी हल्ला काटेंगे। ये कोई आदेश सरकार का नहीं था, ये कोर्ट का आदेश था सर्वे में, और कोर्ट का आदेश है तो कोई डिसीजन तो हुआ नहीं था। तो डिसीजन जब नहीं हुआ है तो बवाल करने की आवश्यकता क्या थी? सपा का सांसद जो है, माने सांसद अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोफेसर साहब का जो बयान आया है कि हम लोगों को जिस तरह से रोका वोट डालने से, जबकि सबको कहीं एक भी कहीं व्यक्ति नहीं है जिसको रोका गया हो, उसके बाद बोलेंगे कि लोग ऐसा ही करेंगे, तो ये लोग जो है इन पार्टियों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, समाजवादी पार्टी जो है इसने पूरा आतंकवादियों को रिहा करने का जो पार्टी आदेश देती हो, ऐसी पार्टियां अगर बात कर रही हैं और लोकतंत्र में बनी हुई हैं तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो संभल में हुआ है वो पूरी प्लानिंग से हुआ है। ये आईएसआई के एजेंट के रूप में कई दल काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति आपके सामने रही है, 1990 में अपने ही देश में 48% हिंदुओं को काट दिया गया, उस पर कोई नहीं पूछता है। ये भाजपा दंगा कराती है, तब भी भाजपा ने कराया था, एक भी हिंदू नहीं बचाया वहां। नहीं नंदकिशोर जी, देखिए उसके जिम्मेवार कौन है? इनके पार्टी के नेता जिम्मेवार हैं। अभी बर्क का बयान हो या रामगोपाल जी का, इनकी पार्टी को क्या लोकतंत्र में रहने का अधिकार है इस तरह की बात करने वालों को? देखिए, जो बयान पहले आया कि हम मस्जिद की रक्षा हमें करनी चाहिए, वहीं से भड़काने की शुरुआत हुई। एसटी हसन कहते हैं उनका भी बयान जो सामने आया वो भी भड़काने वाला ही था कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना देंगे क्या। तो ऐसे बयानों पे कार्रवाई होती ही नहीं है ना। कार्रवाई आप लोग कीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई हुई तो है, एफआईआर हुई है, अरेस्ट भी होंगे,
अब कार्रवाई होगी तो भी चिल्लाएंगे कि एक पक्षीय कार्रवाई है। जो जिनके ऑन रिकॉर्ड जिनके शब्द हैं, जिन्होंने दंगा भड़काया, बाहर से लोग लेके गए, जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लोग तो बहुत कम थे, सारे लोग बाहर से आए, तो इसका मतलब वहां पूरी प्लानिंग थी। ये बात सही है कि एलआईयू का फेलियर है कि वहां पहले से व्यवस्था दुरुस्त होती, जिस तरह से वहां होना चाहिए था, व्यवस्था वैसी नहीं थी। ठीक है, हाँ मुझे इन 30 सेकंड त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि अगर माननीय विधायक जी ये बात कहते हैं कि आईएसआई के एजेंट, इनकी जो पार्टी की का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री भी फेल हैं, अमित शाह भी फेल हैं कि आईएसआई के एजेंट यहां काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। सवाल ये है कि जहां एक तरफ मिस्टर प्लीज आपके बीच में नहीं बोला था, तो इतनी मर्यादा रखें, इतनी मर्यादा रखें, आपके बीच में नहीं बोला था। सवाल यह है कि मोहन भागवत जी जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और करवाते कुछ हैं। मोहन भागवत जी ने जून 2022 में एक बात कही थी कि देखिए जी, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अब हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशेंगे क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? यही हो रहा है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की ये साजिश रची जा रही है। देखिए, सबको पता था कि सर्वे का काम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, उसके बावजूद क्योंकि मस्जिद कमेटी के लोगों को बताया गया था कि सर्वे होगा, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो करनी थी, जो टीम को करना था, उन्होंने वहां पे जाके किया और सबको पता था कि सर्वे होगा, बावजूद इसके पत्थरबाजी, ये कहां तक जायज है? हाँ अभिषेक भाई, देखिए जिस तरीके से संभल के अंदर ये बड़ी दुख है, ये देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है और इतना दुख है कि हम अपना जो एक दिल का दर्द है वो बता नहीं पा रहे। और देखिए अभिषेक भाई, एक चीज और है, जिस तरीके से सर्वे वहां पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए लोकल इंटेलिजेंस वहां फेल हुई है और वहां पर इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। और जबकि देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि संभल की जो सम्मानित जनता है, उनसे मैं शांति तौर पे अपील करना चाहता हूँ कि आप संभल में सौहार्द बनाए रखिए। संभल आपका अपना है। और देखिए, एक छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगल पे आग लगा देती है। तो वही एक ये जो संभल की जो घटना है, ये दुखदायी घटना है। इसलिए संभल की घटना के जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है कि यहाँ पर सौहार्द बनाने की, ना कि कोई भी हेट स्पीच देने की। और देखिए, अब आ जाता हूँ मैं मेन टॉपिक पर। देखिए, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की जो एक प्रक्रिया चालू हो रही है, ये आखिर कब तक चालू होगी? जबकि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 1991 के अंदर साफ तौर पर कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जितने भी हैं धार्मिक स्थल, उनके साथ ना तो कुछ होगा, ना छेड़छाड़ होगी, ना उसका कुछ होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाया गया है, संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और देखिए अभिषेक भाई, एक चीज और मैं ये कहता हूँ, जिस तरीके से संभल के अंदर जो ये 5 मौत का जिक्र हुआ है, तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है, या लोकल इंटेलिजेंसी है, एलआईयू है? आखिर कौन है? क्योंकि 5 मौत हुई है यहाँ पर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ठीक, बिल्कुल, जो 5 मुस्लिम समाज से हो, 4 मौतों की जानकारी है, लेकिन जितनी भी मौतें हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी कई इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें पत्थर किसने मारा और क्यों मारा, जिम्मेदारी उसकी भी कौन लेता है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और राजेश जी उसके बाद मैं सीधे आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब सीधे राजेश जी आपके पास आते हैं। देखिए, यहां पर कहीं भी अगर हम देखें तो हंगामे और दंगे की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कई जगहों पे इस तरीके के सर्वे हो चुके हैं, चाहे वो बनारस की बात हो, मथुरा की बात हो, कई जगहों पे सर्वे हुए हैं। फिर यहां ऐसा क्या हुआ कि दिक्कत हुई और इस तरीके के हालात बने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अभिषेक जी। देखिए, इसमें दंगा होने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता था और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये
माननीय न्यायपालिका का आदेश था और ये प्रशासन को पूरा तरीके से इसको निभाना ही था। इसमें आदेश ये था कि 19 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आपको रिपोर्ट पेश करनी है एएसआई को। अब इसमें 19 तारीख का जो सर्वे हुआ उस दिन वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गए थे और उस दिन भी परिस्थितियां इसी प्रकार की बनी थी। ये यहाँ के जो एडवोकेट हैं, हिंदू पक्ष के जो एडवोकेट हैं जैन साहब, उनका वक्तव्य है, उन्होंने बताया है कि उस दिन भी मैं वहां पर मौजूद था और उस दिन 19 तारीख को भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी थी, सर्वे होने नहीं दिया गया और जो मस्जिद के वहां पे जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे और जो वहां के जो 4-5 जो लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो ये सर्वे पॉसिबल नहीं है, आप इसको रोक दीजिए, नमाज का समय हो गया है। तो इस तरीके से उसको उस दिन रोकना पड़ा, तो सर्वे तो रह गया बीच में। अब 23 तारीख को, यानी कि 24 तारीख को ये घटना हुई है, 23 तारीख को वापस से मुस्लिम पक्ष के 3 वकीलों को बाकायदा सूचना दी गई थी और मस्जिद के जो भी इमाम वगैरह थे उनको भी सूचना दी गई थी कि 24 तारीख को सुबह 7 बजे से ये सर्वे होना है। अब जिम्मेवारी उनकी बनती थी कि वो एक शांतिपूर्वक इस सर्वे को पूरा होने देते, अपने लोगों को वो कंट्रोल में करते, लेकिन हुआ उल्टा। उन्हीं की तरफ से कुछ हो सकता है इस प्रकार की बयानबाजी हुई हो, जैसा कि आप बोल रहे हैं मस्जिद बचानी है, मस्जिद की रक्षा करनी है, इस प्रकार के बयान देकर के और पब्लिक को भड़का दिया गया। तो बहुत सारे देखो युवा वर्ग के अंदर में बहुत सारे शिक्षित हैं, बहुत सारे अशिक्षित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक आवाज के ऊपर ही चल देते हैं, उनको ना ये मुद्दे का मतलब है ना मुद्दे का पता है, क्या न्यायपालिका का आदेश है, कौन यहाँ सर्वे करने आ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक बात बोला गया कि मस्जिद के ऊपर खतरा है, चलो। अब देखो इन परिस्थितियों के अंदर में आज देखो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई ये अच्छे काम तो नहीं हो रहे हैं। आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूं, कश्मीर से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, पत्थरबाजी, जहां मर्जी पत्थरबाजी कर दो, कोई जुलूस जा रहा है उस पे पत्थरबाजी कर दो, रामनवमी का जुलूस है उस पे पत्थरबाजी कर दो, कोई सरकारी महकमा आ रहा है उस पे पत्थरबाजी कर दो। तो हर तरीके से ये पत्थरबाजी, देखिए हम कहीं भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, बिल्कुल। आज जो वहां पर जो भी 4 मौत हुई है उनका भी हमें बहुत दुख है, उसका सम्मान तो कम से कम कर लेना चाहिए। न्यायपालिका का सम्मान करना होगा। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम संविधान के पक्ष में, हम संविधान से चलेंगे, ये वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, तो वर्शिप एक्ट की अगर बात करते हो तो आज जो न्यायपालिका आदेश दे रही है उस न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करना भी सीखो। चंचल भाई देखिए, संविधान को अगर मानते हैं तो संविधान के तहत ही न्यायपालिका ने आदेश दिए, वो संविधान से इतर जाकर के तो काम नहीं कर रही है न्यायपालिका, तो उस आदेश का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये भी हमारे संविधान के अनुरूप ही है। तब इसमें दिक्कत हो जाती है और कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। अब देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर आप जाओगे, इनको समझने के लिए सबसे पहले इनके इतिहास पे देखिए। बीजेपी ने सदैव बांटो और राज करो की नीति करता नहीं, इसमें बीजेपी कहां से आ गई बीच में? ये बीजेपी का मतलब ही नहीं है, ये तो कोर्ट का आदेश है। बीजेपी कहां से आ गई इसमें? विधायक जी पिछड़ों के साथ 69,000 भाई साहब बीजेपी कहां से घुस गई इसमें? अब तो आप आवाज नहीं निकाल पाए होंगे, मुझे पता है, कब आवाज नहीं आई होगी। लेकिन चंचल भाई ये तो इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में गुज्जर समाज से आप आते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की, नहीं बोल पाए होंगे, मुझे पता है। नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ है, नहीं बोल पाएंगे, कैंसिल किया गया, नहीं कैंसिल करके बैठ किया गया। आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ सीटें बैठ जाती थी, लेकिन बीजेपी कहां से आ गई इस मसले में? आप संभल की बात करें, बीजेपी कहां से आ गई? क्या माननीय न्यायालय भी बीजेपी है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई कुछ भी बोले जा रहे, दंगा हुआ है, पुलिस के ऊपर हमला है, कोर्ट का पालन, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा क्या इस देश में? नंदकिशोर जी बीजेपी कहां से आ गई इसमें बीच में? मतलब सदन नहीं है, ये सत्ताधारी दल इस बीच में है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी? नहीं, आदेश किसका है क्या? चंचल भाई, शासन अगर विफल होता है तो क्या सत्ता की जिम्मेदारी है कि नहीं? बवाल हो रहा है, उसको रोकने के लिए बात होनी चाहिए, क्यों हुआ उसकी बात होनी चाहिए। शिक्षक भर्ती घोटाले में बेईमानी हुई। अरे फिर चंचल भाई फिर इधर उधर जा रहे हैं। अरे चंचल भाई वापस इस पे आइए ना। प्रशासन किसके कहने पे काम कर रहा था? कोर्ट के कहने पे। कोर्ट में बीजेपी कहां से घुस गई? और प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा था
उसमें कहां से बीजेपी घुस गई? हाँ, जब परिस्थितियां बिगड़ी उसके बाद सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रशासन के इंटेलिजेंस में कहां फेलियर हुआ। लेकिन सर्वे का काम, वो तो सर्वे का काम तो न्यायालय के कहने पे था, उसमें बीजेपी कहां से घुस गई? मैं बोलूं? हाँ, अब जरा शांत करें विधायक जी को। देखिए, मेरा बड़ा वाजिब सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है, ये मुख्यमंत्री जी का काम था। जब आपको ये पता है कि सर्वे के दौरान ये सब सारी चीजें हो सकती हैं, आपकी एलआईयू कहां थी, आपका सिस्टम कहां था, जहां आप हमेशा लच्छेदार बातें करते हो कि परिंदा पर नहीं मारता उत्तर प्रदेश में, आप कहते हो जीरो टॉलरेंस, कहां गया जीरो टॉलरेंस आपका? क्यों झांसेबाजी जुमलेबाजी करने के लिए बैठते हो आप लोग? मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ आप, आज केवल ये सवाल उठ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। अब सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हो, 5 लोगों की जाने गई है दोस्त, उनकी भरपाई कौन करेगा? चंचल भाई, मैंने सवाल सवाल जो वहां पे परिस्थिति बिगड़ी उसके लिए नंदकिशोर जी से पूछा कि उसमें प्रशासनिक फेलियर है। मेरा पहला सवाल यही था नंदकिशोर जी से, शायद आपने सुना नहीं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि परिस्थिति बिगड़ने से पहले आपके सांसद महोदय वहां क्या बोलते हैं? मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद की सुरक्षा करनी है। की बात करोगे, आप बोलने की बात करोगे, इनका एक मंत्री है गिरिराज सिंह, हमेशा गिरी हुई बातें करते हैं वो। आप कभी सुनते हो? कभी चला दो मैं? अरे गिरिराज सिंह ने हिंदू यात्रा निकाली, क्या हो गया? कहां कुछ हुआ? बोलिए ना, हिंदू यात्रा उन्होंने निकाली, क्या हो गया गिरिराज सिंह की यात्रा में? मेरी बात सुनिए, क्या बोलते हैं? मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। देखिए, मैं आपको पंक्तियां पढ़ देता हूँ, कम से कम अगर बीजेपी इस बातों पे अमल कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा बीजेपी के लिए। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। अभिषेक भाई, मैंने सुना राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था जो महफिल रघुपति राघव गाता था, और एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, और कभी कन्हैया, आपने सुना होगा, कभी कन्हैया महिमा गाता रस खान की सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान, भाजपा को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, क्योंकि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। गुज्जर साहब, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है, ये समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा का काम है केवल दंगा भड़काओ, और विधायक देखिए अच्छे आदमी है, मुझे उम्मीद है। अब चंचल भाई सुन लीजिए, जवाब देगा। अब चंचल भाई सुन लीजिए, पहले के लिए आप सही जवाब देंगे। ठीक है, इनसे ये पूछिए, अभी जो इन्होंने पढ़ा, ये कहने में बहुत अच्छी बातें हैं। जम्मू कश्मीर 90 दूर नहीं है, मस्जिदों से आवाज आई थी इनकी बेटियों के बलात्कार कर दो, इनके कत्ल कर दो। 3 दिन में सारे हिंदू काट के बराबर कर दिए गए, तब ये जुमले नहीं थे। इसी तरह से मलियाना में जो विधायक जी उस वक्त किसकी सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी उस वक्त में? लेकिन आप लोग सिविल सर्विस पार्टी के विधायक जी इस तरीके का माहौल बनाते हैं। मैं ये कहता हूँ, सरकार किसकी थी? अरे भाई, आप ही की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के लोग। नाजिम भाई वेट आ रहा हूँ, कई सारे बीजेपी आईटी सेल के जो है एजेंट पाए गए। आप ही की पार्टी का एक नेता अभी जम्मू कश्मीर चुनाव में पकड़ा गया, जिसके घर से कम से कम लाख कईयों किलो हजारों किलो। चंचल भाई रिप्लाई सुन तो लीजिए, चंचल भाई रिप्लाई सुन तो लीजिए। चंचल भाई, ये नहीं आप बोले जाएंगे, बात को सुनना सीखो। ये बताइए तब क्या हुआ था? आज तक किसी ने निंदा तक नहीं की है। 5 लाख हिंदू काट दिए गए वहां, कोई नहीं बोला आज तक। विधायक जी देखिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि अगर कहीं पर इस तरीके का नरसंहार होता है तो देखिए केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हिंदू भाई को भी सुरक्षा देनी चाहिए और मुस्लिम भाई को भी सुरक्षा देनी चाहिए। मुझे पता है बीजेपी में जो जितना महंगाई होता है उतना भाजपा होता है, उससे बड़े पद से नवाया जाता है। किशोर जी ठीक है, संविधान से चलने वाला देश है, और उसी संविधान के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब त्रिपाठी जी देखिए, संविधान की प्रति हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में राहुल गांधी हमेशा अपने हाथों में संविधान की प्रति रखते हैं। उसी संविधान को फॉलो करता है हमारे देश का कोर्ट, हमारे देश का कानून, सब कुछ उसी संविधान की प्रति को फॉलो करता है। जब उसी चीज को फॉलो किया जा रहा था, उसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि दोबारा क्यों, तिबारा क्यों, चौथी बार क्यों? प्रशासन को जरूरत पड़ेगी, अगर कानून को जरूरत पड़ेगी 10 बार जाएंगे लोग वहां पे सर्वे करने। सवाल देखिए कुछ और है।
आप कहीं और ले जा रहे हैं। सवाल ये है कि संविधान में ये भी व्यवस्था है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। दोनों पक्षों को सुने बगैर अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो वो सवाल में खड़ा है, सवालिया निशान खड़ा होता है। सवाल तो देखिए, प्लीज त्रिपाठी जी सुनो, राजेश ये जी कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लीजिए, ऐसा आदेश दिया होगा। पहले इस बात ऐसा थोड़ी होता है, कोर्ट तो दोनों पक्षों को सुनता है, उसके बाद ही आदेश देता है। ऐसा कोई आदेश नहीं। संभल की इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस का फेलियर है और इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। और मैं ये मानता हूं कि उन 5 लोगों की जो मौत हुई है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल है, जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन इस पे हो क्या रहा है, कोर्ट है, न्यायालय है, इधर उधर घुमा रहे हैं। मोहन भागवत जी के उस बयान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की ये प्रक्रिया, ये जो लोग भी हैं वो सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। मत बात करिए, विधायक जी जो कह रहे हैं भाजपा का नाम, भाजपा के ही कार्यकर्ता, वो चाहे ज्ञानवापी में हो, चाहे संभल में हो, चाहे कहीं और है, तो इसमें एक सवाल मैं ये भी भाजपा पूछता ही हूं खड़े त्रिपाठी जी, हैं। क्यों ना खोजें? और सवाल ये है क्यों ना खोजें? मैं सिंपल पूछता हूं, क्यों ना खोजें? संविधान की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन संविधान में बदलाव हुआ है। संविधान नहीं मानते आप? संविधान में चेंजेस हुए हैं या नहीं? समर्थन में त्रिपाठी जी, संविधान में चेंजेस हुए हैं या नहीं? वैभव जी एक बात सुनो, वर्षिप एक्ट के कानून को पास करने में वाजपेयी जी और उनके सभी सांसदों का समर्थन था। और कहा क्या गया कि जो त्रिपाठी जी संविधान में चेंजेस हुए हैं या नहीं, हुए हैं या नहीं? आप मुझे बस ये बता दीजिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इस बात को सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया इस बात को अच्छे से मानती भी है कि इस देश में विदेशी आक्रांता आए थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और वहां पर मस्जिदों का निर्माण। एक मिनट वैभव जी सुन तो लीजिए, वैभव जी आप सुनिए, नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए। इसमें मेरी बात सुनो, इसमें अयोध्या भी है और इसमें काशी भी है। पीछे हम ज्ञानवापी के ऊपर भी डिबेट्स में काफी आए थे। ज्ञानवापी सुनो हाँ, तो ज्ञानवापी का भी आपने सर्वे देखा होगा, वहां उस तहखाने के अंदर में और सब कुछ मिला है। मैं तो खुद वहां जाके देख कर आया हूं। दंगा और हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सरकार क्या करती है? सावन के पहले सोमवार में ज्ञानवापी का सर्वे शुरू होने जा रहा था, क्योंकि वहां जब हिंदू जनसंख्या बहुतायत होती है तब वो सब करिए जिससे बवाल हो। वो जब भी न्यायपालिका का आदेश था उस टाइम पे सर्वे हो गया, उसमें बुराई क्या है? अब डिस्टर्ब उसमें बुराई क्या है? सवाल ये है कि समाज में कैसे सद्भाव बना रहे, ये पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो समाज में तनाव फैलाना चाहती है, जो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, बटोगे कटोगे जो नारा है वो हिंदुओं के हकों पर जो डाका योगी सरकार ने डाला उसको के लिए किया जाता है, क्योंकि उन्हीं हिंदुओं का, उन्हीं इसका जवाब आप ले लीजिए नंदकिशोर जी। लोगों का हक मारने वाली योगी सरकार नंदकिशोर जी जो हक तनाव बनाने की कोशिश सिर्फ है आप लोगों की। बटोगे कटोगे के इलाहाबाद में इसमें एक ही बात आती है, 15 मिनट का झुकना पड़ा, 15 मिनट पुलिस हटा लो, सरकार 15 मिनट इसका जवाब सुन लीजिए। नंदकिशोर जी बोलिए। 15 मिनट का नारा किसने दिया? 15 मिनट। हजारों सिखों का कत्ल करने वाली कांग्रेस। अरे चंचल भाई प्लीज, त्रिपाठी जी ये भी कोई संविधान नहीं है। ठीक है त्रिपाठी जी प्लीज नंदकिशोर जी जल्दी से। ठीक है त्रिपाठी जी, समाप्त करके संविधान की बात करती है। जनता को इनके चेहरे क्लियर हो चुके हैं। पूरे देश में आग लगाने का काम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4000 दंगे हुए थे। माननीय योगी जी की सरकार में ये क्या साधु थे जो दंगा करने के मारे गए? क्या ये इनका अभिनंदन अब आप पुलिस प्रशासन को आगे करके दंगा और हिंसा कराना चाहते हैं? नहीं मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक आप विपक्ष में थे तब तक यही करते रहे। आराम से बैठिए, आराम से बैठो। सुनते नहीं आप जी, सुन लीजिए रिप्लाई सुन लीजिए। सुनते नहीं है। ये क्या साधु थे जो वो दंगा कर रहे थे? पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे,
ईट पत्थर भर के लेके आएंगे, क्या पुलिस बचाव नहीं करेगी? ये साधु मारे गए, इन साधुओं के लिए रो रहे हैं आप। 84 के दंगों में हजारों सिखों को कत्ल करा दिया कांग्रेस ने। समाजवादी पार्टी ने जो बम फोड़े सारे मंदिरों में, उनको रिहा करने का आदेश केवल इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपने देश के लोगों को, मारने वालों को रिहा करने का आदेश दिया हो। आप लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है नंदकिशोर जी, अब नाजिम भाई काफी देर से नाजिम भाई को रिहा करने वाले कौन? ठीक है नाजिम भाई गृह मंत्री थे, ठीक है उन्होंने त्रिपाठी जी देखिए शांति से सर्वे हुआ पहले दिन, शांति से नंदकिशोर जी नंदकिशोर जी इलाज करने का काम करेगी सरकार, योगी जी की सरकार। नंदकिशोर जी और त्रिपाठी जी प्लीज 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 वेट। 7 पीढ़ियां याद करेंगी, सर प्लीज नंदकिशोर जी वेट। नाजिम खान देखिए, पहला सर्वे पहले दिन जो सर्वे हुआ बड़ी ही शांति से हुआ, बड़ी ही शांति से पहले दिन का सर्वे हुआ। दूसरे दिन ऐसा क्या दिक्कत लोगों को हुआ कि लोग पत्थर लेकर के, ईंट लेकर के, अगर आप सड़कों की हालत या मुस्लिम धर्मगुरु की आवश्यकता कहां थी? नहीं वहां पे थे, वहां पे मुस्लिम पक्ष के 5 लोग थे, मैं वो भी नहीं मुस्लिम पक्ष के वकील थे, हिंदू पक्ष के लोग थे, और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने बाकायदा वहां पर लाउड स्पीकर से घोषणाएं की है। जब हमारे देश के कोर्ट ने, शांति बनाए रखो, हमारे देश के एक जिला कोर्ट ने ये कह दिया, अपील भी की है, हमारे देश के एक जिला कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप जाकर के सर्वे करके वहां से चीजें लेकर के आइए, उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ती है? प्रशासन अपने स्तर पे करेगा, चाहे वो कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे करना होगा प्रशासन करेगा। बिल्कुल त्रिपाठी जी बिल्कुल ठीक। नहीं त्रिपाठी जी अभी रुक जाइए, नाजिम खान को सुन लीजिए। जिम्मेदारी है कि शांति भंग हुए, सर जरूरत पड़े तो बाय हुक और बाय क्रुक, मैं तो बोल रहा हूँ बाय हुक और बाय क्रुक, जरूरत पड़ेगा तो उसे प्रशासन को हार सोना पड़ेगा। यही तो हमारे प्रशासन की कमजोरी, प्रशासन को हार सोना पड़ेगा जरूरत पड़ने पे, क्योंकि न्यायालय अगर कह रहा है तो वो मानना पड़ेगा। नाजिम खान अभिषेक भाई, जिस तरीके से सर्वे की टीम जा रही थी, तो देखिए एक वीडियो फुटेज में ये आ रहा था कि पीछे जो लोग चल रहे थे वो धार्मिक नारा लगा रहे थे। तो बताइए, सर्वे की टीम जा रही है, पुलिस प्रशासन साथ जा रहा है, और जो एडवोकेट हैं, जो इसके पक्षधर हैं, वो वहां शामिल थे, तो फिर धार्मिक नारे लगाने वाले आखिर कौन थे? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस तरीके का प्लान बनाया गया था कि आज धार्मिक नारे लगाए जाएंगे, कल को यहाँ पर संभल कहता इस तरीके का माहौल बनेगा। तो ये बहुत गलत है। मैं ये कहता हूँ कि संभल की सम्मानित जनता, बड़ी सम्मानित जनता, धैर्यवान जनता है, वो इस संभल को बचाए और संभल के सौहार्द बनाए रखे, इसलिए सवाल ये भी है, धार्मिक नारे क्यों नहीं? देखिए ऐसी कोई बात हमारे सामने, मैंने किसी न्यूज चैनल में ऐसी बात सुनी नहीं है कि कोई धार्मिक नारा लगा नहीं लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज मैंने जरूर सुनी है कि पब्लिक जैसे ही वहां पे भड़की है तो मुस्लिम जो वहां के जो मस्जिद के इमाम थे या जो भी मुस्लिम धर्मगुरु वहां पे थे, उन्होंने भी लाउड स्पीकर से और पब्लिक को रोकने की कोशिश करी है, दंगे को रोकने की कोशिश करी है, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी। और वो किस वजह से भड़की, किसने भड़काया, वो मस्जिद बचानी है या क्या नारे थे क्या नहीं थे, उस वजह से वो सारा दंगा वहां पे हुआ। त्रिपाठी जी अभिषेक, 5 लोगों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदार कौन है? इसका ये एक सवाल है, क्योंकि देखिए जिसके घर का परिवार का एक सदस्य मर जाता है तो उसके घर का पूरा चिराग बुझ जाता है। तो ये बता दीजिए आखिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन, प्रशासन, एसआईयू, लोकल इंटेलिजेंस कौन लेगा? ये चिल्लाएंगे, करेगी, दंगा करने वालों की रूह को जाएगी, हल्ला करके आदत है डिबेट को डिरेल करना। आपने एक बात कही कि जब न्यायपालिका, न्यायालय ने एक आदेश दे दिया तो चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि शांति सद्भाव बिगड़े बगैर न्यायपालिका के उस आदेश का अनुपालन हो। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये मत कहिए कि ना ही कोई शांति का प्रयास होगा, ना ही सद्भाव का, ना ही शांति से उस आदेश का अनुपालन होगा। ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। दूसरा, इंटेलिजेंस अगर नहीं है तो भाई योगी जी बताएं कि जो उनके पास मंत्रालय है, इंटेलिजेंस उनका अगर फेल हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और 5 मासूमों की जो जान गई है उसकी जिम्मेदारी लेंगे योगी आदित्यनाथ की नहीं। ठीक है, नंदकिशोर जी इसका जवाब। नंदकिशोर जी। अरे भैया मुझे भी ऐड आ रहा हूँ, चंचल भाई आ रहा हूँ।
दंगाई जो हैं, जो दंगाई, उनके लिए दंगा करने आए, पुलिस के ऊपर हमला किया, तो उनको पुलिस को बचाव नहीं करना। बहराइच के दंगाइयों को भूल गए, आप ही के विधायक जी ने आवाज उठाई थी, मुकदमा दर्ज कराया था। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, बीच में नहीं। जवाब तो वो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। तो दंगाई दंगा करने आए थे, पुलिस के ऊपर पथराव किया, पत्थर जमा किए गए ऊपर। हमने बोला ना कि एलआईयू की कहीं ना कहीं वीकनेस है, स्वीकार किया। आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि आपने 84 में सिखों का कत्लेआम करा दिया, समाजवादी पार्टी ने तमाम आतंकवादियों को रिहा कर दिया जिन्होंने लोगों को मारा, लेकिन हम जिम्मेवार हैं। संभल में कभी दंगा नहीं होगा, हम बता रहे हैं। माननीय योगी जी की सरकार है, अभी देखना, अभी जरा देखिए बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, चंचल जी, इस टाइप के भाषा का उपयोग। चंचल जी, देखिए अभिषेक भाई, मैं जरा चिल्लपों में विश्वास नहीं करता हूँ, बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात मुझे आप बताओ, आज के समय में जो अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि बहराइच में क्या नाम है, संभल में दंगा नहीं होगा और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये शब्दावली है। खैर बीजेपी का तो सब लोग जानते हैं कैसे लोग बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने अगर बहराइच के दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की होती तो इस तरीके से दंगा नहीं होता, लेकिन सरकार ने अपने लोगों को बचाने का काम किया। 9 लोगों के खिलाफ बकायदा जो साक्ष्य देकर के विधायक ने कहा इन दंगाइयों ने दंगा भड़काया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मैं आता हूं संभल पे। आप मुझे एक बात बताओ कि जब सवाल सरकार के ऊपर हम करें, जब सर्वे करने के लिए टीम गई, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे होने के लिए, तो सरकार के पास जो इंटेलिजेंस था, जो उनका एलआईयू था, वो कहाँ था? वो पैरालिसिस कंडीशन में है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है? चंचल भाई, वो तो बार बार नंदकिशोर जी भी बोल रहे हैं कि एलआईयू का फेलियर है, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। इससे आगे तो बढ़िए, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एलआईयू का फेलियर है। हमेशा जीरो टॉलरेंस जब जुड़ेबाजी है, झांसेबाजी है। आज के समय में आप लखनऊ की न्यूज उठा के देख लो, 3 घटनाएं बलात्कार की हुई हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां आए दिन बलात्कार नहीं हो रहे। एलआईयू का फेलियर है, ये तो खुद वो स्वीकार कर चुके हैं। अब इससे तो आगे बढ़िए। आखिर में राजेश जी, नंबर 1 हो गया विधायक जी, विधायक जी को सरकार की तरफ से माफी मांग लेना चाहिए कि एलआईयू का फेलियर है, और सरकार की तरफ से मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगता हूँ। राजेश जी, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा कि जहां इस तरीके की चीजों की कोई जगह नहीं थी, वहां ऐसे हालात बिगड़े, 4 या 5 जानें भी गई हैं। सवाल यह है कि क्या आवश्यकता है? कानून को मानिए, कानून के हिसाब से देश चलेगा। कानून को तो ही नहीं मानना है ना। आज ये बताओ कि इतना सारा पत्थर वहां कहां से आया, इतने सारे वेपन्स वहां कहां से आए, वहां पर इतने दंगाई एक साथ में इकट्ठे कैसे हुए? मतलब संविधान को नहीं मानना है, प्रशासन को नहीं मानना है, किसी की बात को नहीं मानना। एक मिनट वैभव जी, एक मिनट, हाँ 10 सेकंड आपको मिलेगा ना, 1 मिनट शांति रखिए। देखिए, तो ये जो मुद्दा है ना, आज कश्मीर से लेकर के और अन्य स्टेटों में सब जगह पे आपने देखा होगा, ये जो पत्थरबाजी की घटना होती है ना, ये बड़ी ही अशोभनीय घटना है। और विशेष रूप से उन लोगों पर पत्थर, मिलिट्री पे पत्थर, प्रशासन पे पत्थर, आप पुलिस वालों पे पत्थर, तो ये तो कोई सहन नहीं करेगा। पुलिस वाले के एक चोट लगेगी तो वो तो उसका प्रतिकार करेगा, निश्चित रूप से करेगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि प्रशासन प्रतिकार के लिए नहीं है, प्रशासन शांति के लिए है। प्रशासन जब समाज में भय मुक्त समाज बनाने के लिए है, और वो प्रशासन अगर भयाक्रांत लोगों को करेगा तो ये मेरे पास इतना ही है। लेकिन मैं एक सवाल के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करता हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही है। लेकिन एक सवाल के साथ, एक फिल्म में एक डायलॉग था कि पुलिस वाले को लेकर के कहा यह जाता है कि पुलिस वाले जब कहीं भी जाते हैं, उनका स्वागत अगर गोलियों से किया जाता है तो सामने वाले का मानवाधिकार होता है, पुलिस वाले को गोली लगती है तो उसका कोई मानवाधिकार नहीं होता है। इसका जवाब तलाशने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।